नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम का आयोजन किया जाना है, जिसमें जो महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि सबसे पहले आने की संभावना है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक और सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा मौका है जब आपको इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए करीब करीब 2 से 3 महीना की मौका मिल रहा है। हो सकता है और भी समय मिले, लेकिन 2 से 3 महीना हम ये मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीना हमारे पास इन परीक्षाओं के लिए वक्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टारगेट पोस्ट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, टारगेट पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि जो व्यापम के 150 अंकों का जो प्रश्न आते हैं, इन 150 प्रश्नों में हम खास तौर पे आपके लिए गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर का टारगेट पोस्ट लेकर आएंगे। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गणित के जो प्रश्न है वो करीब करीब 30 अंकों का होता है, रीजनिंग का प्रश्न जो कि 15 अंकों का होता है और कंप्यूटर के प्रश्न जो कि 20 अंकों का सामान्यता होता है। लेकिन कंप्यूटर के यदि हम हॉस्टल अधीक्षक की बात करते हैं तो हॉस्टल अधीक्षक में ये करीब करीब 50 अंकों का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो टोटल ये करीब करीब 65 अंक, कम से कम 65 अंकों का हम आपके लिए टारगेट पोस्ट लेकर आए हैं। यदि हम अधिकतम की बात करते हैं तो ये अधिकतम 95 अंक है। तो आप देख सकते हैं कि कुल 150 अंकों में हम आपके लिए 65 से 95 अंकों का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सीजीपी स्ट्रीम अकेडमी से जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल में इन विषयों से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक नज़र सिलेबस की ओर लेकर जाते हैं। देखिए, यदि हम सीजी व्यापक के सिलेबस की बात करते हैं तो गणित की यदि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम आपको सबसे पहले अभी गणित की वीडियो लेकर आ रहे हैं। गणित की वीडियो में हम आपको गणित के कुल 30 अंकों का वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो हमारे व्यापम के परीक्षाओं में गणित का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल इसे 4 इकाई में इसे बांटकर रखा गया है। ठीक है, 4 इकाई में यदि हम बात करते हैं तो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को 4 भागों में बांटा गया है और यही 4 भागों से कुल 30 अंकों का प्रश्न आना है। ठीक है, तो ये 30 अंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में पोस्ट दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ का कोर्स इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं और ये मैथ का सिलेबस है जो आपके सामने है। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 में जैसे कि आप देख रहे हैं क्या क्या टॉपिक है, तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संख्याएं हैं। उसके बाद संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक है। उसके बाद भिन्न संख्या एवं उनकी संख्या और अंत में औसत, चाल, समय और दूरी है। तो दोस्तों, हम इन सारे टॉपिक का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम इकाई 1 के प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित संख्या है, जो हमारा पहला इकाई के पहला टॉपिक में ऐसा लिखा हुआ है ये। तो हम सबसे पहले इसी पे चलते हैं और इसी का अंदर जो भी टॉपिक दिया गया हम उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो प्राकृतिक संख्या में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या का परिचय, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या के प्रकार को देखेंगे, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या के गुणधर्म और अंत में महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे, यानी कि फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है दोस्तों यह वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही उपयोगी है। मैंने यहाँ पे जो भी कंटेंट डाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे हुए हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हालांकि मैं बोलूंगा हिंदी, पर आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों चलो, अब हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का परिचय पढ़ते हैं कि क्या है प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या की हम सामान्य परिचय की बात करें तो देखिए क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जिसका उपयोग हम गणना में करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब भी हम कुछ भी गणना करते हैं, मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में यदि हम कुछ किताबें खरीदते हैं, तो किताबें खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, 1 किताबें है, 2 किताबें है, 3 किताब है या 4 किताब। ठीक है, तो गणना में जो भी यूज हो रहा है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हम अपने चारों तरफ उन संख्याओं को देखते हैं जो वस्तुओं को गिनने में काम आता है, जैसे रुपए की गिनती, किताबों की गिनती, समय की गिनती, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 5 किताब, 4 पेन, 8 लड़के, 5 रुपए आदि। दोस्तों आप इसके ध्यान रखिएगा, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप चाहे तो। चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। देखिए प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है, तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसकी उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने में, काउंटिंग करने में उपयोग करते हैं, तो उन सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक समाप्त होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया गया है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी और 1 से स्टार्ट होकर ये इन्फिनाइट तक जाएगी। ठीक है, अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे शून्य प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि शून्य प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो शून्य जो है प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और 1 जो है हमारा न्यूनतम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, न्यूनतम प्राकृतिक संख्या का मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। और इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो इन्फिनाइट है, अनंत जिसे बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसको समझिए, कैसे समझते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है और ये जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 को छोड़ दे और 1 से अनंत तक की बात करते हैं तो 1 से अनंत तक हमारा कैसी संख्या है, तो 1 से अनंत तक हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यही कहा गया है यहाँ पे कि जितने भी होल संख्या है यानी कि पूर्ण संख्या है वो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या होता है और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मैं पूर्ण संख्या लिख देता हूँ और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार में कौन कौन सी है, तो सबसे पहले सम संख्या, उसके बाद है विषम संख्या, उसके बाद है अभाज्य संख्या, उसके बाद है सहअभाज्य संख्या। तो चलिए इन संख्याओं के बारे से हम बारी बारी अध्ययन करते हैं। सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझिए, जैसे यदि हम 2 को लिखते हैं और इसे हम 2 से विभाजित करते हैं
तो ये पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 को यदि हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 8 की बात करते हैं तो 8 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार और यदि हम आगे बात करते हैं 1000 की, तो 1000 भी सम प्राकृतिक संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है। यदि हम 3 की बात करें तो 3 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है ना। तो 3 जो है सम प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। इसे हम और भी इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 1001 है। यदि हम 1001 को 2 से विभाजित करते हैं तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? शेषफल 1 प्राप्त हो। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि विषम प्राकृतिक संख्या में शेषफल 1 प्राप्त होती है, और यदि हम सम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो सम प्राकृतिक संख्या में शेषफल 0 बचती है। उदाहरण के तौर पे हम इसी को लेकर चलते हैं। यदि हम 1001 को 2 से विभाजित करते हैं, देखिए यदि हम 1001 को 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे 500 बार में यदि हम बात करते हैं तो ये 1000 आएगा। ठीक। और यहाँ पे जो है शेषफल 1 हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं और यदि उसका शेषफल 1 आता है तो उसे हम विषम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यदि किसी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं और उसका शेषफल 0 प्राप्त होती है तो उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अभाज्य प्राकृतिक संख्या है। तो अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से, ठीक है दोस्तों, 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसे हम अभाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राइम नेचुरल नंबर, क्या शॉर्ट में हम इसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं। जैसे समझिए यदि हम 2 को लिखें तो 2 जो है 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। यदि हम 3 की बात करते हैं तो 3 भी 1 से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि हम 11 की बात करते हैं तो 11 भी 1 से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। लेकिन यदि हम मान लेते हैं 8, अगर हम 8 को देखते हैं तो 8 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, और ये 8 से भी होगा। तो ये जो है ये अभाज्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अभाज्य प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो 1 और स्वयं से इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको समझिएगा। यदि आप अभाज्य संख्या समझ गए हैं तो सह अभाज्य संख्या भी बहुत ही सरल है। सह अभाज्य संख्या ये हमेशा जोड़ी में होता है। जोड़ी में बोलने का मतलब ये है पेयर में। ठीक है, हमेशा पेयर में। इसे कम से कम 2 संख्या होनी ही चाहिए। यदि हम जैसे अभाज्य संख्या की बात करते हैं, मान लीजिए 17 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, जो 1 और 17 यानी कि स्वयं से, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। तो 17 जो है अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होगा? यदि हम 11 को भी लेके चलते हैं, ठीक है, 11, तो 11 भी है 1 और स्वयं से, इसके अलावा किसी विभाजित नहीं होता। तो 11 और 17 जो संयुक्त रूप से, ठीक है दोस्तों,
11 और 17 जो है 11 11 और 17 जो है संयुक्त रूप से 11 और 17 जो है संयुक्त रूप से प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं 3 और 5 का, 3 और 5 भी को प्राइम नंबर है। यदि हम बात करते हैं 5 और 7 का, तो 5 और 7 भी को प्राइम नंबर है। यदि हम इसी को सबको एक साथ लेके चले तो देखिए 3, 5, 7 ये भी आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर बोलने का मतलब ये है कि इसका जो एचसीएफ है, ठीक है, महत्तम समापवर्त है, इसका जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम जो समापवर्तक है वो केवल एक ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। यदि किसी संख्या है ना, यदि किसी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर या तो वो दो 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 के साथ में हो, जैसे जैसे 3 और 7, या 11 और 91, या 17 और 23। ठीक है, या तो 2 के साथ हो या 3 के साथ भी हो सकता है। यदि हम बोले 3, 7, 11, ठीक है, 91 ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो देखिए को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं कि दो अभाज्य संख्या ही हो या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो, जरूरी नहीं। यदि भाज्य संख्या है तब भी को प्राइम नंबर के अंतर्गत आ सकता है। जैसे समझिएगा, जैसे 9 और 25, यदि हम 9 और 25 की बात करते हैं और इसका यदि हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, तो 9 और 25 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 जो है भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन यदि हम दोनों को संयुक्त रूप से रखते हैं तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ कि क्या होती है ये, तो समझिएगा कि को प्राइम नंबर, ठीक है, क्या है को प्राइम नंबर, तो ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्या या ऐसी संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ जो है 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे जैसे 3 और 5, जैसे 7 और 21, नहीं 7 और 20, ठीक है, जैसे 6 और 25। तो ये जो संख्याएं है को प्राइम नंबर के अंतर्गत आती है। या 3, 5, 7 रख दे तो ये भी को प्राइम नंबर कहलाएगी। तो सीधा सीधा आप समझिएगा कि जिसका एचसीएफ जो 1 होता है तो उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में हम 4 इंपॉर्टेंट गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है संवृत्त गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म, तीसरा है साहचर्य का गुणधर्म, चौथा है वितरण का गुणधर्म। देखिए अब इन चारों गुणधर्म के बारे से हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला, संवृत्त गुणधर्म क्या होता है। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल व गुणनफल सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है। सीधी सी बात है, यदि हम दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं, है ना, और वो दो प्राकृतिक संख्या का यदि हम योगफल और गुणनफल की बात करें, तो दो प्राकृतिक संख्याओं की या तो हम योगफल निकालें तो इसकी जो योगफल होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। यदि हम प्राकृतिक संख्या गुणनफल ज्ञात करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो संवृत्त गुणधर्म क्या बोल रहा है, इसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका सीधे से संबंध है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का या तो हम योगफल ज्ञात करें या तो गुणनफल ज्ञात करें, इससे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही देगी। जैसे 4 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है 9,
तो 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है। यदि हम 25 और 4 को गुणा करते हैं, इसका जो गुणनफल आएगा वो है 100। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी यही बोलती है, यदि दो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल करते हैं या योगफल करते हैं, तो उसका जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम क्या बोलता है, या क्रम विनिमय का गुण क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं के क्रम को बदल दे तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझिए, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए और तब उसका योगफल या गुणनफल किया जाए तो हमें समान हल ही प्राप्त होगा। इसको ऐसे समझिए, ये देखिए 25 को मैं 30 से जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 55। उसी प्रकार यदि हम 30 को 25 से जोड़ते हैं तब भी हमें 55 ही प्राप्त होता है। ठीक है। यदि गुणनफल की बात करते हैं, यदि 5 को 8 से गुणा करें तो हमें गुणनफल 40 प्राप्त होगा, या 8 को 5 से गुणा करते हैं तभी हमारा गुणनफल जो है 40 प्राप्त होगा। बोले का मतलब यह है कि दो संख्याओं के गुणनफल है ना, दो या दो से अधिक, ध्यान रखिएगा मात्र दो ही नहीं, हम दो से अधिक संख्याओं को भी ले सकते हैं, दो से अधिक संख्याओं को भी ले सकते हैं। और यदि उसका गुणनफल या योगफल निकाले और उसके क्रमों को बदल दिया जाए तब भी हमारा जो गुणनफल या योगफल प्राप्त होगा वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसको मैं 3 संख्या को लेकर समझाता हूँ। समझिए, छोटी सी संख्या लेता हूँ। यदि हम 4, 8 और 10 को आपस में जोड़ते हैं तो इसका जो हमें योगफल प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा। अब इसके क्रम को फिर से बदलता हूँ, मैं यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ और यहाँ 10 लिख देता हूँ। तो तब भी है ना, तभी इसका यदि हम योगफल ज्ञात करते हैं 22 ही प्राप्त होगा। या अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, तब भी इसका योगफल जो है हमें 22 ही प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार गुणनफल की जब हम बात करते हैं, मान लेते हैं 4 गुणित 8 गुणित 10, यदि हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो यदि इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो ये 320 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम 10 गुणित 8 गुणित 4 की बात करते हैं, ठीक है, तब भी हमारा गुणनफल जो है 320 प्राप्त होगा। या 8 गुणित 4 गुणित 10 करते हैं तब भी हमारा गुणनफल 320 ही प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे क्रम विनिमय का गुण क्या होता है या क्रम विनिमय का नियम क्या होता है। तो क्रम विनिमय का नियम सीधा सीधा यही बोल रहा है कि क्रमों को यदि हम बदल दें तो उसके गुणनफल या योगफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यह जो प्रॉपर्टी है वो योग और गुणन में ही काम आएगा। ठीक है। यदि हम सबट्रैक्शन की बात करते हैं या डिवीजन की बात करते हैं, सबट्रैक्शन की बात करते हैं या डिवीजन की बात करते हैं, तो ये उस नियम को फॉलो नहीं करता। तो क्रम विनिमय का नियम जो है वो योगफल और गुणनफल के लिए ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नियम को देखते हैं। तो जो तीसरा नियम है सहचर्य का नियम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। क्या है ये सहचर्य का नियम? देखिए, ये बोलता है यदि दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो उसमें हम किन्हीं भी संख्याओं को पहले योग कर ले और उसके योगफल को बची हुई संख्या के साथ योग करते हैं तो उसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। इसे आप ऐसा समझिएगा कि यदि 4, 8 और 7 लिखा हूं, यदि मैं 4 और 8 को पहले जोड़ूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12, और उसके बाद 7 से यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 19। इसी प्रकार यदि हम 4 और 8 को आपस में पहले ना जोड़कर 8 और 7 को पहले जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, और 15 और 4 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो ये 19 होगा। इसी प्रकार यदि हम 4, 8 और 7 में 4 और 7 को पहले जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, और 11 को 8 से जोड़ूंगा तब भी हमारा 19 प्राप्त होगा। बोलने का मतलब ये है यदि दो से अधिक संख्या है तो उनमें से हम किसी भी संख्या को आपस में योग कर सकते हैं, और जब उसका योगफल प्राप्त होगा तो बची हुई संख्या के साथ भी हम योग करें तो उससे हमारा जो
अंतिम जो योगफल प्राप्त होगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हम इसको गुणनफल के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए गुणा में कैसे काम आ रहा है ये, मान लेते हैं ये 6 गुणित 3 गुणित 4 है। अगर मैं 6 और 3 को गुणा करता हूँ सबसे पहले, तो ये हो जाता है 18, और 18 को 4 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 72। इसी प्रकार 6 गुणित 3 गुणित 4 में यदि हम 3 और 4 को पहले गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12, और 6 को 12 से गुणा करें तो ये हमें प्राप्त होगा 72। फिर उसी प्रकार यदि हम 6 गुणित 3 गुणित 4 में 4 और 6 को गुणा करते हैं तो ये होगा 24, और 24 पे यदि हम 3 से गुणा करें तब भी हमें 72 प्राप्त होगा। तो मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं के समूह का योगफल या गुणनफल करने से पहले उनके समूह का बदल फेर करने से हमें समान हल प्राप्त होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए इसका चौथा नियम भी देख लेते हैं, वितरण का नियम। तो वितरण का नियम क्या कहता है, गुणन व योग का वितरण नियम। तो सबसे पहले हम गुणन व योग का वितरण, ये दो प्रकार से हम इसको समझेंगे, गुणन व योग का वितरण नियम और गुणन व वैकलन का वितरण नियम। तो गुणन और योग का वितरण नियम कैसा है इसे समझिएगा। देखिए ये 5 गुणित 4 प्लस 5, वितरण का नियम का मतलब ये होता है या तो ये जो 5 है इसको इसके साथ और इसके साथ वितरण कर दिया जाए। देखिए कैसे, तो 5 गुणित 4 प्लस 5 गुणित 5, ये इसे कहते हैं वितरण करना। तो मैंने 5 को अंदर जो योग है, जो कि 4 और 5 आपस में योग में है, तो इसे मैंने वितरण कर दिया 5 को दोनों के साथ। तो 5 को जब दोनों के साथ वितरण किया तब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 5 चौक 20 और 5 पच्चीस 25 होता है। अब 20 और 25 को आपस में जोड़ू तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम, ठीक है, यदि हम ऐसा ना करके, ठीक है, मैं 5 गुणित 4 और 5 को आपस में जोड़ दूं तो 5 4 9 होता है। अब इसको गुणा करूं तो ये हो जाएगा 5 9 45, तब भी हमारा उत्तर यही आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं 4 और 5 को का योग में है आपस में, तो 5 को क्या किया यहाँ पे गुणा कर दिया, गुणा में है तो 4 5 को 4 के साथ वितरण किया गया और 5 को 5 के साथ भी वितरण किया है। तो ऐसे में इसका उत्तर जो है 45 ही आ रहा है। या तो आप नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं कि 4 और 5 को आपस में जोड़ दिए फिर 5 से गुणा कर दिए, या तो हम इस 5 को दोनों के साथ वितरण कर दिए। ये तो 2 संख्या हो गया। हम इसको 3 संख्या के साथ भी ले सकते हैं। यदि हम 3 संख्या की बात करते हैं, समझिएगा इसे, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 4 है, 5 है और 3 भी रख दिया मैंने। अब देखिए वितरण का नियम क्या कहता है, इस 5 को सबके साथ वितरण कर दिया जाता है। तो 5 को सबके साथ यदि मैं वितरण करूं तो 5 गुणित 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुणित 5 हो जाएगा, प्लस 5 गुणित 3 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ देता हूँ तो 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 5 तिया 15। अब इसको आपस में जोड़ दूं मैं तो 15 और 25 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 15 और 25 क्या हो जाएगा 40, 40 और 20 60। ठीक है, इसे कहते हैं वितरण का नियम। यदि हम वितरण ना करें तब ये कैसे हो जाएगा, तो यदि हम इसको वितरण नहीं करते हैं तो देखिए 5 4 9, 9 और 3 12। तो यदि हम 5 को 12 के साथ गुणा करते हैं तब भी हमें गुणनफल 7 प्राप्त होता है। तो वितरण का नियम यही होता है कि वितरण कर दिया जाता है यहाँ पे, बस सीधा सीधा आप ये समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म केवल प्राकृतिक संख्या पर ही लागू होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म किसी अन्य संख्या का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म है वो प्राकृतिक संख्या पर ही लागू होगा। ठीक है, यदि आप प्राकृतिक संख्या के बदले ऋणात्मक पूर्णांक या कोई ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जैसे -3, -3.4, 0 इत्यादि, उनका उपयोग करेंगे तो यह गुणधर्म उन संख्या पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस नियम को। चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है आपके आज की वीडियो का, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये सूत्र है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है n+1 पूरे के बटे में ये 2 है, ध्यान रखिएगा।
उसी प्रकार यदि हम इसकी बात करते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यह पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या इसके बटे में है ना, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में 2 है, ठीक है, इसके बटे में 2 है अगुणित n है, ठीक है। या इसको हम और दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, पहली संख्या मान लीजिए पहली संख्या है, ठीक है, और ये अंतिम संख्या है, इसके बटे में 2 है गुणित n, ऐसा, ठीक है। फिर प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है n+1/2, n+1/2, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत है n, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है n+1, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है n+1 to n+1/6, ऐसा n+1 to n+1 अपॉन या पूरे के बटे में 6 है। उसी प्रकार प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग यदि हम बात करते हैं तो n+1 n+2 और ये पूरे के बटे में 6 है। और यदि हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा n+1 का बटा 2 और पूरे के घात में 2 है। तो आप इसे याद कर लीजिए, कल हम इसी से संबंधित है ना, ये इंपॉर्टेंट सूत्र से संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और भी देखेंगे प्राकृतिक संख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम अध्ययन करेंगे, देख लीजिए, ठीक है। ये इंग्लिश में भी है, आप इसे भी अध्ययन कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो हम ये सब क्वेश्चन हम कल के अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई किया, ठीक है। तो यदि हम रिवीजन की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसका हम उपयोग गणना के लिए करते हैं, तो ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है, या दूसरे शब्द में यदि हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक समाप्त होती है, या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत में समाप्त होती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है। ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती, शून्य नहीं होती, प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है, इस चीज को ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक। इसके बाद हमने ये देखा कि प्राकृतिक संख्या शून्य तो बिल्कुल भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 है ना, डैश 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 करके स्टार्ट हो रही है और आगे अंत में इनफिनिट तक जा रही है। चलिए प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। मैंने क्या बताया, होल नंबर, होल नंबर नहीं है, ये यहाँ पे है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। तो जो इंटीजर है वो माइनस इन्फिनाइट से -3 -2 ये सारे की सारी जो है इंटीजर कहलाती है, यानी कि पूर्ण, ठीक है। क्या है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। मतलब होल नंबर जो है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जाती है, तो सारा का सारा इसमें जो 1 से स्टार्ट हो रहा है सारा का सारा जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से अनंत तक जा रही है ना, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृतिक संख्या के प्रकार में क्या देखा है, सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक संख्या और सहभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम 2 से विभाजित करें और शेषफल हमें क्या मिले 0, तो उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
और ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पे शेषफल 1 प्राप्त हो उसे हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभाज्य प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सभाज्य प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF लघुत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम सहभाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या के गुणधर्म को पढ़ा। तो संवित्र गुण है क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम, वितरण का नियम। तो संवित्र नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग या गुणनफल प्राकृतिक संख्या ही होती है। तो दो प्राकृतिक संख्या के यदि हम योग कर रहे हैं या गुणनफल निकाल रहे हैं तो उसका जो योगफल या गुणनफल है वो प्राकृतिक संख्या होगी। इसके अलावा क्रम विनिमय का नियम क्रमों को बदलने से किसी भी प्रकार के उसके परिणाम में परिवर्तन नहीं आती है ना। यह जो नियम है योगफल और गुणनफल के लिए है। साहचर्य के नियम यदि 2 से अधिक संख्या है तो किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में जोड़ के उसका जो परिणाम है उसको अंतिम दूसरे संख्याओं से अगले संख्याओं से यदि हम जोड़ या घटाव करते हैं तो उसके परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार वितरण का नियम क्या है? तो वितरण का नियम क्या होता है? यदि हम मान लीजिए ये हमारे कोष्टक में 4 और 5 है और इस 5 को मैंने क्या किया यहाँ पे 4 और 5 के साथ वितरण कर दिया। तो चाहो तो आप वितरण करें और नहीं तो फिर आप सीधे 5 और 4 को आपस में जोड़ दे और उसको 5 से गुणा कर दे। ठीक है, तभी आपका जो परिणाम होगा अंतिम परिणाम वो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, तो इस चीज को आप देख के चलिएगा, इस सूत्र है आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल CGPSC ड्रीम अकेडमी को और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।